जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही बात होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एग्जिबिट करता है, अलग अलग शो करता है, दर्शाता है। तो ऐसे केस में आइसोमेरिज्म का यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना होता है। तो बेसिक जो जानकारी आइसोमेरिज्म का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पता है, फिर भी मैंने इसको दोहरा दिया है। आइसोमेरिज्म जो है ग्रीक वर्ड है, इसमें आइसो आता है और एक मेरोस आता है। आइसो का मानी होता है इक्वल और मेरोस का मानी होता है पार्ट्स, दैट इज यूनिट्स। अब इसको हम लोग दो कैटेगरी में उसको स्टडी करते हैं, और ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पढ़ा था। इसको दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में इसको हम लोग डिवाइड करके इसका स्टडी करते हैं। एक होता है एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में होता यह है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तरह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर था, कार्बन के साथ उसका अलग अलग जो स्ट्रक्चर था, उसके साथ जो अटैचमेंट था डिफरेंट था। तो यहाँ जो है ये जो हमारा CMA है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ भी अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। तो ये आगे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसको बारी बारी से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ये तो डेफिनेशन सब में कॉमन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसके साथ? और ये सारा चीज किसके अराउंड होता है? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी वही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उसका अरेंजमेंट स्पेस में, स्पेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अगर प्लेन में कोई भी स्ट्रक्चर प्लेन में किसी एक प्लेन में पड़ता है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब अगर प्लेन से हटके अगर आ जाता है, कोई ऊपर नीचे आ गया, जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वगैरह इसमें आता है हमारा। तो ये दो कैटेगरी में इसको स्टडी करते हैं हम लोग। पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको फिर हम लोग चार टाइप में डिवाइड करते हैं। और चार टाइप हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब ये चार जो है, इस चार को आप कोडिंग करके ऐसे याद रख सकते हैं बच्चे कि LIC में कुछ लोग सेविंग करते हैं। LIC में कुछ लोग अपना पैसा जमा करते हैं, उसको बोलते हैं LIC सेविंग्स। LIC सेविंग एक कोड हमने ये किया है, इसको आप याद रख सकते हो। कभी कभी होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने हैं, क्या क्या उसका नाम है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने कर दिया LIC सेविंग। L का मतलब हो गया आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म, और I का मतलब आयोनाइजेशन, और C का मतलब कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पे S का मतलब सॉल्वेंट या हाइड्रेट। अब इन सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। बहुत छोटा वीडियो है, आप आराम से शुरू से आगे तक देखो, इसको समझ में आ जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? डिफरेंट मोड्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स विद CMA, यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो अटैचमेंट होगा लिगेंड्स का, वो लिगेंड्स का अटैचमेंट थोड़ा डिफरेंट मोड्स में होता है। और जनरली ये जो है ना, वो लिगेंड्स एम्बिवेलेंट, यानी जो एक ही लिगेंड्स है बट दो एटम से वो डोनेट करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होता है, तो उस तरह के लिगेंड्स में ज्यादा ये चीज पाया जाता है। जैसे हमने कहा कि NO2 को अगर स्ट्रक्चर में देखें तो हम लोग तो इसको इस तरह से देखते हैं, और ये तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड दो जगह से अपना इलेक्ट्रॉन को पेयर में CMA सेंट्रल एटम को दे सकता है, चाहे तो नाइट्रोजन से दे या फिर यहाँ से दे सकता है। तो अब यहाँ से डोनेट करे या यहाँ से, ऐसा नहीं कि वन टाइम दोनों जगह से डोनेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी डोनेट करेगा किसी एक जगह से करेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर वो N से डोनेट कर रहा है तो इसको हम सिंपली NO2 ही लिखते हैं, अगर O से डोनेट करता है तो ONO लिखते हैं, बस इतना ही का फर्क है। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिटो N और इसको बोलते हैं नाइट्रिटो O। तो ये चीज है। अब इसको हम लोग जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दे रखा है, कोबाल्ट के साथ ONO है, यानी कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो ये अटैचमेंट है हमारा ONO का, यानी ये ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है, नाइट्रोजन के साथ इसका नहीं है। उसके बाद 5 लिगेंड और है NH3 अमोनिया का। अब यहाँ पे कर दिया, सारा कुछ वही है। अब इस जगह में हमने क्या करा, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे कौन अटैच कर रहा है? NO2 ही कर रहा है, बट ये नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है। यहाँ ये नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है और यहाँ ये ऑक्सीजन के थ्रू कर रहा है, बस इतना ही का फर्क है। ये आपको बहुत सिंपल आइसोमेरिज्म है। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो वही लिखना है, जितने भी आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है सब में वही होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट सच एंड सच। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप इसको काउंट करके देख लो और यहाँ भी काउंट करके देख लो, एवरीथिंग आर सेम। यानी जितने भी लिगेंड, जितने भी कंपाउंड्स, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, इनके साथ काउंटर आयन, सारा चीज में डिफरेंसेस नहीं है, काउंटिंग करके देखो सब सेम आ जाएगा, लेकिन अरेंजमेंट सेम दिखा दिया गया। और अरेंजमेंट ऐसा सेम है कि इस अरेंजमेंट को अगर हम मान लो किसी पोलर सॉल्वेंट में इसको अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में अगर इसको घोलने की बात करते हैं, तो ये जो आयन में टूटता है, तो ये आयन में कैसे टूटता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो कभी भी ये कंस्टिट्यूएंट पार्ट में डिसॉल्व नहीं होता है, ये बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, अंदर वाला पार्ट नहीं टूटता है। अब ये सल्फेट है, सल्फेट को अगर हम डालेंगे तो ये 2 नेगेटिव चार्ज में ये अलग हो जाता है, ऑब्वियसली इसमें 2 प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो हमारा आयन है अभी एंटिटी का आयन है और ये सल्फेट आयन है, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा एंटिटी का आयन हो जाएगा और यहाँ ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन पर एक चार्ज नेगेटिव होता है, जिसका मतलब प्लस चार्ज है। तो आप ये देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जब इसको हमने पोलर सॉल्वेंट में डाला, इसको डिसॉल्व करा, तो इनका जो आयन है, आयन डिफरेंट आयंस में टूट गया, इसलिए इसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है और एक कैटायनिक होता है, दूसरा एनायनिक होता है। और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफर हो जाता है। जैसे हमने कहा कि ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, यहाँ पे ये कैटायनिक है और ये एनायनिक है। पहले बता चुका हूं मैं, जो भी पहले होगा, काउंटर आयन हो या कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, व्हाटएवर, जो पहले होगा वो कैटायनिक और जो बाद में होगा वो एनायनिक होगा बच्चों। तो ये कैटायनिक है और एनायनिक है। अब आप देखोगे इस कैटायनिक में ये जो NH3 है, NH3, ये लिगेंड यहाँ इसके साथ 6 है, और एनायनिक में अगर आप देखोगे दोनों में मेटल सेम है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ साइनाइड का जो है ये 6 है। अब जब हम लोगों ने इधर की तरफ देखा तो यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। इस कैटायनिक पार्ट में 6 अमोनिया नहीं है बल्कि 3 है और साइनाइड भी 3 है। इसी तरह से यहाँ पे साइनाइड 4 है और अमोनिया यहाँ पे 2 कर दिया, क्योंकि इनका वैल्यू जो है ऐड होकर के 6 होना चाहिए। अगर हमने यहाँ इसका अमोनिया को 4 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अमोनिया हमारा 2 बच जाएगा, और यह 6 में अगर साइनाइड में अगर हमने 2 लिया तो यहाँ पे साइनाइड हमारा 4। यानी इसको काउंट करके भी देखना है कि ये बढ़ भी नहीं जाए, घट भी नहीं जाए, बस आपको लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देना है। तो वेरी सिंपल। अब आता है लास्ट में हमारा सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में घोलते हो तो ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होता है, ये शुरू में ही बताया गया है। तो अब हमारे पास एक कंपाउंड है, ये क्रोमियम है, 6 मॉलिक्यूल वाटर है और 3 क्लोरीन एटम जो है काउंटर आयन है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम काउंटर आयन नहीं है बल्कि लिगेंड का काम करता है, और वाटर का 3 मॉलिक्यूल लिगेंड है और 3 मॉलिक्यूल वाटर का बाहर में है। तो अब यहाँ देखोगे लिगेंड्स के शक्ल में डिफरेंट नंबर्स ऑफ हाइड्रेट वाटर लिगेंड्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है या 6 मोल ऑफ वाटर भी कह सकते हो, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है दोनों कंपाउंड में सिर्फ लिगेंड के फॉर्म में इनका जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 और वहाँ पे 3। तो वाटर मॉलिक्यूल के डिफरेंस से अगर हमको अलग अलग कंपाउंड मिल जाता है तो वो सारे कंपाउंड्स को हम लोग सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं, एंड द फेनोमेना इज नोन एज सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये हुआ आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। उसके बाद इसके बाद जो आने वाला है बच्चों वीडियो, मेरा जो लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। वो थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बहुत छोटे साइज का था। तो आप शुरू से अगर इसको देख लिए तो बड़े आराम से आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो, एग्जाम्पल के साथ उसका एग्जाम में आप कर सकते हो। आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।